जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद वीर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आधुनिक भारत की इतिहास की सीरीज के अंतर्गत आज की जो हमारी क्लास है वो है सहायक संधि के विषय में। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति के रूप में इस सहायक संधि को देखा जाता है। सहायक संधि की बात करते हैं तो यहाँ भारतीय क्षेत्रों में दो नाम मुख्य रूप से लिए जाते हैं। इन दो नामों में एक नाम फ्रांसिस डुप्ले का लिया जाता है और इसी सहायक संधि के रूप में अन्य नाम जो है वो वेलेजली का लिया जाता है। तो डुप्ले जो कि फ्रांसीसी गवर्नर थे, इन्हें सहायक संधि का जनक माना जाता है। जब ये फ्रांसीसी भारतीय क्षेत्रों में प्रभाव में थे, अच्छा खासा इनका प्रभुत्व स्थापित हो रहा था भारतीय क्षेत्रों में, और इनके गवर्नर बनकर डुप्ले आए थे। तो ये जो डुप्ले है, इन्होंने भारतीय क्षेत्रों में एक परंपरा प्रारंभ की। उस परंपरा में ये क्या करते थे कि जो भी भारतीय राजा इनसे संपर्क करते थे कि हमें सैन्य सहायता की आवश्यकता है, तो ये उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करते थे और उस सैन्य सहायता के बदले में उनसे धन प्राप्त किया करते थे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये अपने सैनिकों को किराए पर जो है वो भारतीय राजाओं को देते थे जब भी भारतीय राजाओं को सैनिकों की आवश्यकता होती थी। तो इन्होंने इस व्यवस्था का सूत्रपात भारत में किया और इन्हें ही सहायक संधि का जो है वो भारतीय क्षेत्र में जनक माना जाता है। अब दूसरा नाम जो आता है लॉर्ड वेलेजली का, तो ये वेलेजली जब यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से गवर्नर जनरल बनकर भारत के क्षेत्र में आए थे, तो इन्होंने इसी प्रकार की जो ये व्यवस्था फ्रांसिस डुप्ले के द्वारा चलाई गई थी, इस व्यवस्था में कुछ नए प्रावधान जोड़ के और सहायक संधि के रूप में इस व्यवस्था को भारतीय क्षेत्रों में लागू किया था। अब चूंकि वेलेजली के द्वारा इस व्यवस्था को एक विस्तृत क्षेत्र में लागू किया गया था, इसलिए भारतीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो सहायक संधि को देखा जाता है वो वेलेजली की सहायक संधि को ही देखा जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं एक नाम डुप्ले जो कि सहायक संधि के जनक के रूप में जाने जाते हैं, और एक अन्य नाम जो है वेलेजली, जिन्हें की जाना जाता है विस्तृत रूप से इस व्यवस्था को लागू करने के क्रम में। अब पिछली क्लासेज में ये हम देख भी चुके हैं कि धीरे धीरे इन फ्रांसीसियों का प्रभाव भारतीय क्षेत्रों से कम हुआ और साथ ही साथ अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करना यहाँ प्रारंभ कर लिया था। तो अपना प्रभुत्व स्थापित करने के क्रम में यहाँ अंग्रेजों के द्वारा 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए, जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए थे। 3 कर्नाटक युद्ध इन्होंने लड़े और यहाँ बंगाल के क्षेत्र में प्लासी 1757 और बक्सर का युद्ध जो है 1764 में अंग्रेजों ने जीता और धीरे धीरे भारतीय क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित करना इन्होंने प्रारंभ कर लिया था। तो 1764 में जब इनके द्वारा यहां बंगाल के क्षेत्र में बक्सर का युद्ध जीता गया, तो 1765 में एक अन्य नीति जो है भारतीय क्षेत्रों में लागू की थी, या फिर ये कहें कि जो भी इनके विजित क्षेत्र थे अंग्रेजों के, उनके आसपास के क्षेत्रों के साथ इन्होंने एक नई व्यवस्था लागू की जिसे कहा जाता है रिंग फेंस पॉलिसी। अब ये रिंग फेंस पॉलिसी को थोड़ा समझे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। इस सहायक संधि को समझने के लिए, सहायक संधि को समझने से पहले यहां जो 1765 में जो भी अंग्रेजों के विजित क्षेत्र थे, उनमें जो उन्होंने एक नई नीति चलाई थी रिंग फेंस पॉलिसी, उस रिंग फेंस पॉलिसी को समझना आवश्यक हो जाता है। तो थोड़ा देखते हैं कि क्या वो रिंग फेंस पॉलिसी थी और किस प्रकार से वो कार्य करती थी। रिंग फेंस की नीति या रिंग फेंस की पॉलिसी इसे हम कहते हैं। तो इस रिंग फेंस पॉलिसी में अंग्रेजों ने एक व्यवस्था चलाई कि जो भी इनके विजित क्षेत्र थे,
उन विजित क्षेत्रों के चारों तरफ जितने भी भारतीय राज्य थे उनके साथ इन्होंने एक समझौता किया और उस समझौते में ये व्यवस्था बनाई कि आपके जितने भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कुछ हमारे सैनिक भी उस सुरक्षा में लगाए जाए। तो इसको देखा जाए, यदि ये क्षेत्र अंग्रेजों ने जीता है तो इस क्षेत्र से लगे हुए जितने भी भारतीय राज्य थे, इन भारतीय राज्यों से इन्होंने ये रिंग फेंस पॉलिसी के तहत समझौता किया कि इस राज्य के जितने भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिन पे कि बाह्य आक्रमण जिन रास्तों से हो सकता है, तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो अंग्रेजों ने अपने पास ले ली। अंग्रेजों ने इस प्रकार की व्यवस्था चलाई कि आपके जो भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके सैनिक तो कर ही रहे हैं और साथ ही साथ कुछ सैनिक वहां पे हम भी स्थापित कर दें ताकि वहां पे जो है मजबूत सुरक्षा की जाए और किसी भी बाह्य आक्रमण की स्थिति में वहां पे मोर्चा संभाला जा सके। तो भारतीय राज्य जो कि इन अंग्रेजों की सीमाओं से लगे हुए थे, उन्होंने इस समझौते को स्वीकार किया। तो इस व्यवस्था को कहा जाता है रिंग फेंस पॉलिसी, क्योंकि अंग्रेजों ने इस रिंग फेंस पॉलिसी की मदद से अपने क्षेत्र को जो है वो दोहरी सुरक्षा प्रदान कर दी थी। एक यहां तो जो अंग्रेजों की सीमा थी, इस सीमा पर तो अंग्रेजी सैनिक तैनात थे ही, साथ ही साथ जो उससे आगे का जो राज्य है उसकी सीमा पर भी अंग्रेजी सैनिक जो है वो तैनात थे। इस प्रकार से इन्होंने एक ये जो नीति चलाई रिंग फेंस पॉलिसी, इसके तहत इन्होंने अपने क्षेत्रों को और अधिक मजबूत कर लिया। क्योंकि यहां 1765 की स्थिति को हम देखें, 1765 में जब इनके द्वारा यहां इलाहाबाद की संधि की गई थी तो अंग्रेज इस बात से भली भांति परिचित थे कि अभी कुछ ही समय पहले यहां उत्तर भारत के क्षेत्र में जो बाह्य आक्रमणकारी थे अहमद शाह अब्दाली, उनके द्वारा आक्रमण किया गया था और इस समूचे क्षेत्र में लूटपाट और आदि घटनाएं उनके द्वारा की गई थी। अंग्रेज इस चीज से भली भांति परिचित थे कि कभी भी इस क्षेत्र में बाह्य आक्रमण हो सकता है और राजनीतिक रूप से एक अस्थिरता इस क्षेत्र में जो है वो बनी हुई थी। तो उस अस्थिरता का लाभ लेते हुए इन्होंने इसी प्रकार की ये जो रिंग फेंस पॉलिसी है अपने राज्यों के पड़ोसी राज्यों के साथ कर दी थी, जिसमें कि मुख्य रूप से यहाँ उत्तर के क्षेत्र में जो राज्य था वो था अवध। अवध के साथ इन्होंने इस प्रकार की संधि की कि आपके जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है उनकी सुरक्षा अंग्रेज करेंगे और इन्होंने इस संधि को स्वीकार भी कर लिया था। इस समझौते के तहत जो है अवध के क्षेत्रों की सुरक्षा अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी। अब चूंकि अंग्रेज अत्यधिक कूटनीतिज्ञ थे तो इसलिए भी इन्होंने ये रिंग फेंस पॉलिसी चलाई ताकि अपने क्षेत्रों को सुरक्षित किया जाए चारों तरफ से, और जब भी कोई बाह्य आक्रमण की स्थिति हो तो जो बाह्य आक्रमण यहां पहले होगा वो इस राज्य पर होगा। अगर यहां उत्तर के क्षेत्र में हम देखें तो जो आक्रमण यदि बाह्य आक्रमण होता है तो पहले अवध पे होगा। अवध पे जब अवध के क्षेत्र में युद्ध लड़ा जाएगा कुछ न कुछ नुकसान बाह्य आक्रमणकारी का भी होगा और यहां अंग्रेजों को संभलने का मौका मिल जाएगा ताकि वे समझ पाए कि इस बाह्य आक्रमणकारी के पास कितनी सेना है, कितनी रसद आपूर्ति इनके पास है। इस प्रकार की जानकारियां जो है आसानी से अंग्रेजों को प्राप्त हो सके। तो ये व्यवस्था उन्होंने चलाई अपने जो भी पड़ोसी राज्य थे इनके साथ में, इन्होंने रिंग फेंस पॉलिसी की एक व्यवस्था चलाई थी। तो इस रिंग फेंस पॉलिसी को माना जाता है कि जो रिंग फेंस पॉलिसी है ये 1765 से शुरू की गई और 1765 के बाद इस रिंग फेंस पॉलिसी का जो प्रभाव रहा है वो 1813 ईस्वी तक माना जाता है। रिंग फेंस पॉलिसी जो थी वो मैंने आपको बताई किस प्रकार से ये अपने क्षेत्रों की सुरक्षा करते थे। तो रिंग फेंस पॉलिसी 1765 से और 13 तक चली, 1813 तक चली और 1813 तक इसका प्रभाव मुख्य रूप से भारतीय क्षेत्रों में माना गया। इस रिंग फेंस पॉलिसी को जो मुख्य रूप से जो इसके प्रवर्तक के रूप में देखे जाते हैं
या जिन्होंने अत्यधिक प्रयोग इस रिंग फेंस पॉलिसी का किया था, उनका नाम है वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स को मुख्य रूप से जाना जाता है इस रिंग फेंस पॉलिसी को एक विस्तृत क्षेत्र में लागू करने के क्रम में। अब ये जो रिंग फेंस पॉलिसी है, इसी को मॉडिफाई किया गया, इसी को विस्तृत रूप दिया गया, और जब एक विकसित रूप में ये व्यवस्था बन गई तो इसी व्यवस्था को विकसित रूप में लागू किया गया लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। लॉर्ड वेलेजली जो कि 1798 में यहां बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे, उनके द्वारा इसी रिंग फेंस पॉलिसी में कुछ परिवर्तन किए गए और इसे विस्तृत रूप में लागू किया गया भारतीय क्षेत्रों में, और उसे कहा गया सहायक संधि। तो सहायक संधि के इतिहास के विषय में हमने थोड़ा देखा कि किस प्रकार से डुप्ले के द्वारा एक व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, और उसके बाद रिंग फेंस पॉलिसी की व्यवस्था जो अंग्रेजों ने चलाई, इसी रिंग फेंस पॉलिसी का एक उन्नत रूप जो है वो सहायक संधि के रूप में इन भारतीय क्षेत्रों में विधिवत लागू किया गया। तो भारतीय क्षेत्रों में जो सहायक संधि है, सहायक संधि को लागू करने का जो कार्य किया, वो किया था वेलेजली ने। ये वेलेजली जब 1798 ईस्वी में गवर्नर बनकर भारत आए, तो इन्होंने देखा कि ये जो भारतीय क्षेत्र में जितने भी शासक हैं, देशी रियासतें हैं, ये किसी न किसी रूप में आपस में भिड़ी हुई रहती है और मनमुटाव इन सभी के बीच में चल रहा है। तो उसी का लाभ जो है इन्होंने उठाना चाहा, और वेलेजली के द्वारा उस रिंग फेंस पॉलिसी को एक उन्नत रूप दिया गया, और उसी उन्नत रूप को कहा जाता है वेलेजली की सहायक संधि। सहायक संधि में इन्होंने कुछ प्रावधान रखे, और साथ ही साथ जब ये भारत आए, उन्होंने धीरे धीरे सभी भारतीय राज्यों से जो भी इनके आस पड़ोस में थे, उनसे संपर्क स्थापित करना शुरू किया, कई वार्ताएं की, और उन राज्यों को जो भी संभव हो सके वो सहायता प्रदान करने की बात कही। और साथ ही साथ इस वेलेजली ने उन्हें पड़ोसी राज्यों की सैन्य शक्ति और उनसे खतरों के विषय में भी अवगत कराया। भारतीय राज्यों को ये समझाते रहे। उदाहरण के लिए यदि हैदराबाद के निजाम को लिया जाए, तो इन्होंने निजाम से वार्ताएं की और निजाम को ये बात समझाई कि आप पर लगातार जो है मराठे आक्रमण करते हैं, और साथ ही साथ ये मैसूर भी लगातार आप पर आक्रमण करता है। तो इन आक्रमणों से सुरक्षा के लिए आप जो है सहायक संधि को स्वीकार करें। अब चूंकि बात ये सही भी थी कि मराठे और ये मैसूर में जो टीपू थे, या फिर टीपू से पहले जो हैदर अली थे, वे लगातार इन निजाम के क्षेत्रों में आक्रमण किया करते थे। तो निजाम ने भी इस बात को स्वीकार किया कि ये जो सहायक संधि है, किसी न किसी रूप में प्रारंभिक दिनों में हैदराबाद को लगा कि ये हमारे पक्ष में है, क्योंकि अंग्रेजों से कुछ सैन्य सहायता ली जाए तो कुछ बात बन सकती है और इन मराठों और मैसूर का जो है वो मुकाबला किया जा सकता है। तो इसी प्रकार का भय और कुछ प्रलोभन जो है यहां अन्य राज्यों को भी इस वेलेजली के द्वारा दिखाए गए, और उन सबको इसने सहायक संधि के अंतर्गत संरक्षित करने की बात जो है वो स्वीकार करने में ये सफल हुआ। तो कुछ राज्यों का जिक्र मुख्य रूप से आता है इस वेलेजली की सहायक संधि जिनके द्वारा स्वीकार की गई थी। इनमें जो पहला स्थान आता है वो यही हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के द्वारा ये जो संधि थी ये 1798 में ही स्वीकार कर ली गई, जब 1798 में लॉर्ड वेलेजली जो है वो गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे। तो इस प्रकार से पहला राज्य जो है हैदराबाद, और इसके शासक जो थे वो निजाम थे। तो हैदराबाद के निजाम के द्वारा 1798 ईस्वी में यह संधि स्वीकार कर ली गई।
इस प्रकार से भारतीय क्षेत्र में सहायक संधि का जो है वो लागू होने का क्रम है। पहला हैदराबाद। अब इसके बाद दूसरा जो राज्य था वो था तंजौर। तंजौर कर्नाटक के पास में एक छोटी सी रियासत थी और इस रियासत को ये भय दिखाकर अपने कब्जे में ले लिया गया कि कभी भी आप पर बाह्य आक्रमण हो सकता है, तो इस कारण से आप जो है सहायक संधि स्वीकार करें और सहायक संधि के तहत हम आपकी पूरी सुरक्षा करेंगे। तो दूसरा जो राज्य है वो है तंजौर। तंजौर के द्वारा ये संधि जो स्वीकार की गई 1799 में की गई। तीसरा राज्य जो था वो था मैसूर। मैसूर में हमने देखा था कि जब यहां पे आंग्ल मैसूर युद्ध चतुर्थ हुआ था, जिसमें कि टीपू की हार हुई और टीपू युद्ध क्षेत्र में मारा गया। उसके बाद यहां मैसूर के क्षेत्र में जो पहले से जो वडियार वंश था उसके शासक को स्थापित किया गया था और मैसूर के साथ सहायक संधि कर ली गई थी। तो ये बात भी 1799 की है। तीसरे स्थान पर मैसूर। अब इसके बाद यहां पे जो हैदराबाद के निजाम थे, इनके द्वारा एक बार फिर इस संधि पे हस्ताक्षर किया गया 1800 में। तो दो बार संधि पे हस्ताक्षर करने वाले जो राज्य थे वो थे निजाम हैदराबाद के। 1798 में इन्होंने एक बार संधि पे हस्ताक्षर किए थे और कुछ मनमुटाव इनके बीच हुए, जिस कारण से दोबारा 1800 में ये संधि इनके साथ करनी पड़ी थी। तो यहां पे क्रम से यदि देखा जाए तो मैसूर के बाद जो चौथे नंबर पे आते हैं वो आते हैं अवध। अवध के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो संधि लागू की गई वो की गई थी 1801 में। इस प्रकार से ये चार राज्य थे। इसके बाद पांचवें क्रम पे देखा जाए, पांचवें क्रम पे हमने देखा था कि जब यहां आंग्ल मराठा युद्ध द्वितीय जब हुआ था, तो उस द्वितीय युद्ध के क्रम में उससे पहले पेशवा बाजीराव के द्वारा अंग्रेजों के साथ वसीन की संधि की गई थी और वसीन की संधि में इन्होंने सहायक संधि की जो शर्तें थी वे स्वीकार कर ली थी। तो पांचवें क्रम पे यहां पे पेशवा बाजीराव या फिर पुणे, इनके द्वारा 1802 में यह संधि स्वीकार की गई थी। तो इस प्रकार से ये क्रम बनता हुआ चला। उसके बाद हमने देखा था कि जो अन्य राज्यों में से थे भोसले, ये नागपुर के भोसले और साथ ही साथ ग्वालियर के सिंधिया, इनके द्वारा भी सहायक संधि जो है वो स्वीकार कर ली गई थी। इनके साथ सुरजी अर्जुन गांव और देवगांव की संधियां की गई थी। तो इसके साथ छठवें नंबर पे जो है क्रम से जो आते हैं वो आते हैं भोसले और सिंधिया। इनके द्वारा 1803 में यह संधि जो है वो स्वीकार कर ली गई थी। इसके बाद जो क्रम में अन्य आते हैं वो आते हैं इंदौर के होलकर। तो होलकर के द्वारा 1805 में यह संधि जो है वो स्वीकार कर ली गई थी। तो ये कुछ भारतीय राज्यों के क्रम थे जिनके द्वारा इस वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया गया या फिर किसी न किसी रूप में इन क्षेत्रों पर यह सहायक संधि थोप दी गई थी। तो यहां पे हमने देखा जो सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया वो हैदराबाद, इसके बाद तंजौर, मैसूर, अवध, पेशवा बाजीराव 1802 में वासिन की संधि के बाद यहाँ पे भोसले और सिंधिया, जब इनके बीच में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चला था उस समय इन्होंने 1803 में ये संधि स्वीकार की थी और उसके बाद यहाँ पे 1805 में होलकर के द्वारा ये संधि जो है वो स्वीकार कर ली गई थी। इसके साथ ही कुछ अन्य क्षेत्र भी थे, जैसे कि राजपूताना के क्षेत्र थे, जयपुर, जोधपुर आदि ने भी सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। तो इस प्रकार से ये क्रम थे
कई बार इन क्रम से भी प्रश्न आ जाता है कि किस राज्य के द्वारा कब संधि की गई थी, मैचिंग में ये प्रश्न आ जाता है। तो यहां पे हमने देखा कौन कौन राज्य थे जिनके द्वारा इस सहायक संधि को स्वीकार किया गया था। अब इस सहायक संधि के प्रावधानों के विषय में हम देखेंगे और प्रावधानों के साथ साथ ही उनका क्या प्रभाव इन भारतीय क्षेत्रों में पड़ा जिन जिन ने भी ये सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, उसके विषय में हम थोड़ा देखेंगे। तो देखते हैं कि क्या प्रावधान इस सहायक संधि में थे। तो सहायक संधि के जो मुख्य रूप से प्रावधान रखे गए थे वे इस प्रकार से थे कि इसमें सबसे पहले ये कहा गया कि भारतीय राज्यों की जो विदेश नीति है वो अंग्रेजों के सुपुर्द कर दी जाएगी। इसका तात्पर्य ये था कि अब भारतीय राज्य किसी भी पड़ोसी राज्य से कोई संपर्क बिना अंग्रेजों की अनुमति के स्थापित नहीं कर सकते थे, चाहे वो किसी भी विदेशी शक्ति से युद्ध करना हो या शांति स्थापित करनी हो, वो सारे कार्य जो है वो अंग्रेज देखेंगे। इस प्रकार से इन्होंने संधि में एक शर्त रखी जो कि सहायक संधि के प्रमुख प्रावधान थे, उनमें यह शर्त रखी गई थी कि विदेश नीति, मुख्य रूप से हम देखें कि विदेश नीति को अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया गया। अंग्रेजों ने इस बात पर जोर दिया कि आपकी विदेश नीति जो है वो ठीक नहीं है और इस विदेश नीति के ठीक न होने के कारण ही बार बार आपके पड़ोसी राज्यों के साथ जो है संबंध खराब होते हैं। तो अब चूंकि विदेश नीति अंग्रेजों के हाथ में है तो अंग्रेज ही फैसला करेंगे कि किस राज्य से युद्ध करना है या किस राज्य से शांति स्थापित करनी है, व्यापार किस राज्य से किया जाना है या नहीं किया जाना है, वे सब चीजें जो है वो अंग्रेज देखेंगे। इसके साथ ही इस संधि में एक अन्य प्रावधान रखा गया कि जो भारतीय राज्य थे उनकी जो अपनी सेना थी, स्थायी सेना जो उनके पास थी, उसे पूर्ण रूप से भंग किया जाएगा। यह प्रावधान मुख्य रूप से रखा गया था कि आपकी जो सेना है वो इतनी प्रशिक्षित नहीं है और इस सेना में जो है संगठन की कमी है, प्रशिक्षण की कमी है, तो इस सेना को भंग किया जाए और इसके बदले में जो है वो प्रशिक्षित यूरोपीय सेना आपके क्षेत्र में रखी जाएगी आपकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए। तो इस प्रकार से इन्होंने भारतीय राज्य की जो स्थायी सेना थी उसे भंग किया और राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना राज्य में रखी जिसकी कमान अंग्रेज अधिकारियों के पास ही रहेगी। उसमें यह नहीं होगा कि जो सेना है उसमें कमांडर के रूप में भारतीय कार्य करेंगे, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था ये थी कि जो भी सेना अब राज्य में ये अंग्रेज रखेंगे उसकी कमान जो है वो अंग्रेज सैन्य अधिकारियों के पास ही रहेगी। ये इस प्रकार की इसमें एक महत्वपूर्ण ये बिंदु रखा गया इसमें, इस संधि के अंतर्गत। इस संधि में एक और शर्त रखी गई कि ये जो सेना अब राज्य में रखी जा रही है इसका खर्च जो है वो राज्य उठाएगा जो कि सहायक संधि पे जिसने हस्ताक्षर किए हैं। तो यहां पर सैन्य खर्च के रूप में राज्य को नगद या फिर कुछ क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ता था और वो भी ऐसा क्षेत्र जो कि संप्रभु क्षेत्र हो, जिस पर उस राज्य का पूर्ण अधिकार हो, किसी अन्य राज्य के साथ उसका सीमा विवाद न हो या कोई अन्य राज्य उस पर अपना अधिकार जो है वो न जताता हो। इस प्रकार का कोई क्षेत्र सैन्य खर्च के रूप में यहां अंग्रेजों को दिया गया। तो जो बड़े राज्य थे उनके द्वारा तो जो है वो संप्रभु क्षेत्र इन अंग्रेजों को दिए गए, जैसे कि निजाम थे उनके पास बड़ा राज्य था तो उनके द्वारा कुछ क्षेत्र अंग्रेजों को दिए गए थे सैन्य खर्च के रूप में। लेकिन जो छोटे राज्य थे जैसे कि तंजौर, इस प्रकार के जो छोटे राज्य थे उनको कहा गया कि आप नगद के रूप में हमें भुगतान करें और नगद जो है उनसे पैसा लिया गया और तब उनकी जो है वो सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई। तो सैन्य खर्च के रूप में राज्य को नगद अथवा संप्रभु क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों को देना होगा, ये इसके प्रावधान रहे हैं। इसमें एक अन्य प्रावधान रहा है कि अब बिना ईस्ट इंडिया कंपनी के या बिना अंग्रेजों की अनुमति के आप किसी अन्य यूरोपीय को अपनी सेना में नहीं रख सकते। ये भारतीय शासकों के लिए स्पष्ट आदेश था कि बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी भी अन्य यूरोपीय को, किसी भी अन्य यूरोपीय से मतलब है
फ्रांसीसी या डच जो उस समय तक भारत में थे, किसी न किसी रूप में मौजूद थे, तो उन्हें बिना अनुमति के यहाँ भारतीय राजा जो थे वे अपनी सेवा में नहीं रख सकते थे। एक ये प्रावधान इन्होंने यहाँ पे किया। इसके साथ ही इन्होंने भारतीय राज्य में एक अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया और इस अंग्रेज रेजिडेंट को नियुक्त करते समय संधि में यह प्रावधान रखा गया था कि ये जो अंग्रेज रेजिडेंट है ये सिर्फ भारतीय क्षेत्रों में कार्य देखेगा और आपके आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का ये हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये प्रावधान मुख्य रूप से रखा गया था कि जो अंग्रेज रेजिडेंट है ये आपके राज्य में रहेगा और ये आपकी गतिविधियों में या आंतरिक जितने मामले हैं उनमें ये हस्तक्षेप नहीं करेगा। जबकि ऐसा हुआ नहीं। बाद में ये अंग्रेज रेजिडेंट जो है बहुत घातक साबित हुआ भारतीय राज्यों के लिए या इन राज्यों के लिए जिन्होंने भी ये सहायक संधि स्वीकार करी थी। तो ये मुख्य रूप से प्रावधान थे जो कि सहायक संधि के अंतर्गत भारतीय क्षेत्रों में लागू किए गए थे। इस प्रकार से ये जो प्रावधान थे अन्य क्षेत्रों के लिए इनमें कुछ परिवर्तन किए गए हल्के फुल्के, जैसे कि बड़े राज्यों के लिए संप्रभु क्षेत्र देना, तो छोटे राज्यों के लिए नगद देना। तो अंग्रेज जिस भी क्षेत्र में देख रहे थे वहां की परिस्थिति के अनुसार वे इन शर्तों में आमूलचूल परिवर्तन करके इन शर्तों को लागू कर रहे थे। तो अब हम देखते हैं कि इस संधि के जो प्रावधान थे इन प्रावधानों ने किस प्रकार से अंग्रेजों को लाभ प्रदान किया और अंग्रेजों की स्थिति इन प्रावधानों के जरिए जब सहायक संधि की गई थी तो उससे अंग्रेजों को क्या लाभ प्राप्त हुए और अंग्रेजों की स्थिति कैसे मजबूत हुई थी। तो जब भारतीय क्षेत्र में इस सहायक संधि के लाभों पर चर्चा की जाती है कि क्या लाभ इन अंग्रेजों को इस सहायक संधि से प्राप्त हुए थे, तो उनमें देखा गया कि यहां भारतीय क्षेत्र में अंग्रेजों की एक विशाल सेना स्थापित हो गई और जिसका खर्च जो है पूर्ण रूप से भारतीय राजा उठा रहे थे। तो भारतीय राजाओं के खर्च पर एक विशाल सेना की स्थापना यहां अंग्रेजों की हो गई। और एक अन्य जो इन्हें लाभ प्राप्त हुआ था वो ये हुआ था कि बिना युद्ध या किसी व्यय के, क्योंकि अब सहायक संधि में युद्ध तो किया जाना नहीं है, राज्य के साथ सीधे सीधे वार्तालाप किया गया और उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया, या जिन राज्यों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की उनके साथ में युद्ध लड़े गए और फिर उन पे जो है सहायक संधि थोप दी गई थी। तो मुख्य रूप से जो है ज्यादातर राज्यों ने बिना जो मुख्य शक्तियां उस समय भारतीय क्षेत्र में थी उन्होंने बिना युद्ध के ही इस सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था, जिनमें कि पेशवा बाजीराव और निजाम मुख्य रूप से देखे गए और अवध के नवाब, इनके द्वारा बिना किसी युद्ध के इस संधि को स्वीकार कर लिया गया था। तो यहां पे हमने देखा कि बिना युद्ध या फिर व्यय के एक अंग्रेजी सेना भारतीय राज्य में प्रवेश हुआ, क्योंकि अब युद्ध तो हुआ नहीं और ये जो सेना है वो राज्य की राजधानी में आसानी से प्रवेश कर गई। एक अन्य प्रावधान यदि देखा जाए तो इस संधि की मदद से अब अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र होने का भय समाप्त हो गया था, क्योंकि अंग्रेजों की इस संधि में जो प्रावधान हमने पढ़े थे उन प्रावधानों में एक ये प्रावधान था कि अब जो भी भारतीय राज्यों की विदेश नीति होगी वो अंग्रेजों के हाथ में होगी और उसी विदेश नीति के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र होना था, पत्राचार होता एक राज्य का दूसरे राज्य से, तब जाके अंग्रेजों के खिलाफ एक संगठन तैयार हो पाता। तो चूंकि विदेश नीति सारी ही अंग्रेजों के हाथ में है तो इस प्रकार से अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र होने की संभावना जो है वो लगभग समाप्त हो गई थी। एक अन्य प्रावधान में यहां पे हम देख रहे हैं कि फ्रांसीसी या अन्य यूरोपीय जो भी उस समय तक भारत में थे उनके भय से अंग्रेजों को मुक्ति मिल गई, क्योंकि संधि में इस प्रकार का प्रावधान था कि अब बिना अनुमति के किसी भी अन्य यूरोपीय को भारतीय राजा जो है वो अपनी सेवा में नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए अब यहां चूंकि किसी अन्य यूरोपीय को जब अपनी सेवा में रखना नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इन फ्रांसीसियों या अन्य यूरोपियों का जो भय था वो समाप्त हो गया। अब चूंकि फ्रांसीसियों से और इन अन्य यूरोपियों से
किसी प्रकार का संपर्क भारतीय राज्य कर नहीं सकते, तो जिस कारण से कि अंग्रेजों का ये भय भी समाप्त हो गया। इसके साथ ही भारतीय राजाओं की बैठकों की सभी सूचनाएं, जो भी भारतीय राजा अपने राज्य में जो भी बैठकें कर रहे थे या जो भी वार्तालाप वे अपने राज्य में कर रहे थे, उसकी सूचना तुरंत ही अंग्रेजों को प्राप्त हो जाती थी, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिडेंट उन्होंने नियुक्त किया था। उस रेजिडेंट को नियुक्त करने के पीछे यही कारण था कि यहां से जो भी सूचनाएं हैं, भारतीय राज्य क्या कर रहा है, भारतीय राज्य और उसमें जो भी शासक है वे किस प्रकार से शासन चला रहा है, वे सभी खबरें जो है तुरंत ही अंग्रेजों को प्राप्त हो जाती थी, जिससे कि अंग्रेज तुरंत ही कुछ ना कुछ उसमें कार्रवाई कर सके। तो ये जो रेजिडेंट था, इस प्रकार से ये अत्यधिक घातक साबित हो रहा था भारतीय राजाओं के लिए, क्योंकि इसका अत्यधिक नियंत्रण भारतीय राजाओं पे स्थापित होना प्रारंभ हो गया था धीरे धीरे। इसके द्वारा भारतीय राजाओं की जो भी सूचनाएं थी, भारतीय राजा कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सभी सूचनाएं जो है वो यहां अंग्रेजों को प्रदान की जाती थी। ये रेजिडेंट जो था, ये राज्य की बैठकों में भाग भी ले लिया करता था, लेकिन इसे वहां पे हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। सिर्फ बैठक में भाग लेता था और वहां क्या क्या सूचनाएं और क्या बात उस बैठक में हुई है, उसकी सूचना तुरंत ही अंग्रेजों को वो दे देता था। तो इस प्रकार से ये कुछ लाभ हैं जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं सहायक संधि के प्रावधानों के जरिए, जो कि अंग्रेजों को प्राप्त हुए थे। इसके साथ ही अब देखते हैं कि ये तो जो लाभ हैं वो अंग्रेजों को प्राप्त हुए, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से या भारतीय जब इसके दूरगामी परिणाम देखे गए, तो उसके प्रभावों पे जब हम एक नजर डालते हैं, तो इस संधि का भारतीय क्षेत्रों में क्या प्रभाव रहा है, उस पर थोड़ा हम चर्चा करते हैं। देखते हैं कि क्या प्रभाव इस संधि का रहा है। इस सहायक संधि के प्रभावों को हम देखते हैं, क्या प्रभाव इसके भारतीय क्षेत्र में रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से इस संधि के राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक या सामाजिक प्रभाव जो है हमें देखने को मिलते हैं। राजनीतिक प्रभावों की यदि बात की जाए, तो इस संधि के जरिए धीरे धीरे जो भारतीय राज्य थे, उनकी राजनीतिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई और वहां पे अंग्रेजों का बोलबाला जो है वो स्थापित हो गया, क्योंकि वहां पे जो भी कार्य थे वो अंग्रेजों के द्वारा ही किए जाने लगे। सुरक्षा से संबंधित कार्य, जैसे कि हमने प्रावधान में देखा था, या फिर अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया जाना, उन सब ने भारतीय क्षेत्रों में राजनीतिक रूप से अत्यधिक प्रभाव डाला और एक प्रकार से भारतीय क्षेत्रों की राजनीति का पतन हो गया और वहां पे अंग्रेजों ने अपनी राजनीति प्रारंभ कर ली थी। आर्थिक प्रभाव के रूप में यदि हम देखें, तो अत्यधिक धन का यहाँ पे निष्कासन किया गया भारतीय राज्यों से, क्योंकि भारतीय राज्यों पे लगातार जो सैन्य खर्च था वो बढ़ाया जा रहा था कि इस वर्ष भारतीय सेना, जो भी भारतीय राज्य के लिए सेना रखी गई थी, प्रत्येक वर्ष जो है उसकी दरों में वृद्धि की जा रही थी और हर साल जो है राज्यों को अधिक क्षेत्र या अधिक धन जो है वो अंग्रेजों को देना पड़ रहा था। और साथ ही साथ इस संधि से नैतिक या जो सामाजिक प्रभाव भारतीय क्षेत्र पर पड़े, ये मुख्य रूप से देखे गए कि जैसे ही सहायक संधि पर राजाओं ने हस्ताक्षर किए या राजाओं पर भी सहायक संधि थोपी गई, तो उसके बाद राजाओं ने राजपाट को एकदम किनारे कर दिया और वे भोग विलासी हो गए, क्योंकि अब न तो उन्हें विदेश नीति से कोई मतलब था, न ही किसी राज्य से युद्ध या संधि से उन्हें कोई लेना देना था, और न ही अपनी प्रजा के सुख दुख में वे किसी प्रकार की भागीदारी निभा रहे थे। तो राजे जो भी थे या नवाब जो भी भारतीय शासक थे, उनका नैतिक रूप से लगभग पतन हो गया और वे भोग विलास इसमें ज्यादा लिप्त हो गए और इन्होंने अपनी प्रजा पर ध्यान देना जो है वो बिल्कुल ही बंद कर दिया था। तो उससे समाज में भी कई उपद्रव उत्पन्न हुए,
जिनमें कि हम देखते हैं कि जब यहाँ भारतीय राज्यों में जो सेना थी, भारतीय राज्यों की सेना भंग की गई थी, तो उसके कारण से जो सहायता कार्य कर रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे पिंडारियों के दल में शामिल होना प्रारंभ किया। लूटपाट और इत्यादि कई घटनाएं उस दौरान हुई और एक अराजकता का माहौल जो है वो यहाँ बन गया था। तो जब हम सहायक संधि के परिणामों पर चर्चा करते हैं, तो चूंकि सहायक संधि जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें एक राज्य दूसरे राज्य की सहायता करेगा, जैसे कि अंग्रेज और देसी रियासतें जिनके बीच में यह संधि की जा रही थी, उसमें सहायक का अर्थ ये निकाला गया था कि हम आपकी सहायता करेंगे और सहायक के रूप में दोनों मिलकर कार्य करेंगे। लेकिन जब दूरगामी परिणाम इस संधि के देखे गए और इस संधि के परिणामों पर विवेचना की जाती है, तो ये देखा गया कि जो अंग्रेज यहाँ सहायता की बात कर रहे थे या देसी राजाओं के सहायक होने की जो बात कर रहे थे, वो सर्वथा असत्य थी। और देखा गया कि जो सहायक संधि है वो मुख्य रूप से भारतीय क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लेने की एक योजना थी, क्योंकि इसके प्रावधानों में ही इस प्रकार का जिक्र था कि जिनसे स्पष्ट हो गया था कि ये धीरे धीरे भारतीय क्षेत्रों को अपने अधीन कर लेंगे। जबकि बात उसमें ये कही गई थी कि हम आपकी सहायता करेंगे और सहायक के रूप में दोनों राज्य कार्य करेंगे। लेकिन दूरगामी परिणामों में ये देखा गया कि जो ये सहायक संधि है, इसके द्वारा भारतीय राज्यों को धीरे धीरे अपने नियंत्रण में लिया गया और उन्हें अपने अधीन कर लिया गया। तो आज की क्लास में हमने देखा जो वेलेजली के द्वारा सहायक संधि भारतीय क्षेत्रों में लागू की गई थी, क्या इतिहास उस संधि का रहा है, और जब वेलेजली यहाँ 1798 ईस्वी में भारत आए और भारतीय क्षेत्रों में उन्होंने इस संधि को लागू किया, तो 1798 से और 1805 तक ये वेलेजली की सहायक संधि एक विस्तारवादी नीति के रूप में अंग्रेजों के लिए लाभप्रद साबित हुई थी। तो आज की क्लास में इतना ही था। मिलते हैं एक अगली क्लास में, जिसमें कि हम देखेंगे जो एक्ट भारतीय क्षेत्रों में लागू किए गए थे यहाँ ब्रिटिशर्स के द्वारा, उन पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि क्या वे एक्ट थे और क्या उनके प्रावधान थे। तो मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।